वेलकम स्टूडेंट। आपको पता है कि आज से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया और मैंने एनालिसिस के बारे में आपको बता दिया कि कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं और न्यूमेरिकल के जो प्रश्न पूछे जा रहे थे इसकी मैंने लगभग 35 मिनट की क्लास जो ली है उसमें 35 मिनट में मैंने 35 टाइप के प्रश्न करवाए हैं, उसे आपको देख लेना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 प्रश्न न्यूमेरिकल के जो आते हैं उसे आपको देख कर जाना है। और हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो, क्योंकि हिंदी साहित्य के 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, उसकी मैराथन क्लास अपलोड कर दी गई, उसे आपको देख लेना है। और मैथ का मैंने आपसे बताया था कि मैथ के बिल्कुल इजी प्रश्न बनने हैं। 6 घंटे का मैंने मैराथन लिया था, उसे अगर आपने देख लिया है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें डरने वाली आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। संविधान के 3 से 4 प्रश्न बनने हैं जो कि वीडियो अपलोड हो चुकी है संविधान के, उसे भी आपको देख लेना है। अब ये जो आपकी साइंस की क्लास आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस पूरी वीडियो को देख लेना है क्योंकि मुझे बच्चों के द्वारा ये पता चला कि साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर 40 प्रश्न आ रहे हैं तो 40 में से 22 से 23 केवल साइंस के प्रश्न रहते हैं। तो जितना कराया जा रहा है आपको एक एक प्रश्न करके जाना है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों ने अगर हमारे ऊपर विश्वास किया तो मैं आपके विश्वास को बनाए रखूँगा दोस्त। और वही प्रश्न आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार से कह रहा हूँ। इसलिए जितने भी टाइप के प्रश्न अब तक बने हैं मैं हर टाइप का प्रश्न करवा रहा हूँ आपको। इसके पहले 7 घंटे की साइंस की क्लास अपलोड कर दी गई थी और ये फिर एक साइंस की क्लास है जो यूनिक प्रश्न है, इसे भी आपको देखने हैं। क्योंकि अब मुझे लगा कि मुझे फिर से लेनी चाहिए मैराथन। जब मैंने देखा एनालिसिस तो अब कैसे प्रश्न बनने हैं, तो उस टाइप के प्रश्न आपको समझने के लिए इस क्लास को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे प्रश्न छप रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके अंदर का डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना मेहनत अगर आपको दिख रहा है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है दोस्त, और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने मित्र तक शेयर भी करना है। देखिए, पहले हम आपसे पूछे खगोलीय दूरी का मापन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष। ठीक है, हम एक एक पॉइंट देखेंगे। पहले प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। ठीक है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वायु विद्यमान न हो, जहाँ पे हवा ना पहुँच सके। ठीक है, आगे है खगोलीय इकाई। अब आपको बताना है कि क्या है, तो यह भी दूरी का मात्रक है। आपको याद रखना है कि खगोलीय इकाई भी दूरी का मात्रक है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य की दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम एक एक प्रश्न को कवर करेंगे, क्विज जो प्रश्न छपे हैं और छप सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहले आपको थोड़ा और देख लेना है कि पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, और एक पारसेक बराबर अगर प्रकाश वर्ष में पूछा जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे एक एक प्रश्न अभी पूरे क्विज को, लेकिन उसके पहले जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको देख लेना है। एक फर्मी या फेमटो कितना होता है? 10 की पावर -15। और एक पिकोमीटर तो 10 की पावर -12 मीटर होता है। एक एंगस्ट्राम जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -9 मीटर होता है। और एक माइक्रोमीटर जो होता है 10 के पावर -6 मीटर। और कहीं कहीं ये ना दे के 0.011 यम दिया जाता है, ये भी याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष मैंने आपको बता दिया 9.46
7 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है और एक खगोलीय मात्रक जो होता है वो 1.495 गुणे 10 के पावर 11 मीटर या 1.5 तकरीबन बैठता है, तो गुणे 10 के पावर 11 मीटर होता है। दो ऑप्शन में कोई भी आपको मिल सकता है। एक पारसेक बराबर अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 3.083 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। अगर केवल प्रकाश वर्ष में पूछा जाएगा तो 3.26 होगा। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव एक एक कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो देखिए माइक्रोमीटर मैंने आपसे क्या बताया, 10 के पावर -6 जो होता है वो माइक्रोमीटर होता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? देखिए विद्युत आवेश जो होता है वो कूलाम का होता है, तो कूलाम कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विस्थापन की SI इकाई। देखिए विस्थापन का जो SI होता है वो मीटर होता है, तो यहाँ पे मीटर जो दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? देखिए एक समान है, तो देखिए कार्य का भी होता है जूल और ऊर्जा का भी होता है जूल, जो कि समान है, तो ऑप्शन ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मैंने अभी आपसे बताया कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का SI इकाई। तो प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ओम। आपको याद रखना है प्रतिरोध का SI होता है ओम, जो कि बी में दिया गया है। आवेश का क्या होता है? कूलाम, मैंने आप बताया। और कार्य का क्या होता है? जूल। ठीक है, और बल का क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न, SI प्रणाली में प्रतिबल का माप इकाई बताइए। तो प्रतिबल की जो माप इकाई होती है वो न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विद्युत धारा की SI मात्रक आपको बताना है। तो विद्युत धारा होता है एम्पियर का, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कूलाम मैंने बताया आवेश का, ठीक है, और जूल बताया है कार्य का। ठीक है, वाट आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? अब देखते ही पता चल गया, कमेंट में बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि शक्ति की इकाई को हम वाट कहते हैं। और बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, ठीक है, और दाब पास्कल। ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दबाव की SI इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। दबाव का SI इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश में दे दिया गया है, हिंदी में भी दिया जा सकता है, जो कि कहा जाएगा खगोलीय दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का SI यूनिट क्या है? देखिए बल मैंने बताया, बल किसका होता है? न्यूटन, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। पास्कल किसका होता है? दाब का, ये भी आपको पता है। विभवांतर होता है वोल्ट का, ये भी पता होना चाहिए। अब केल्विन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, न्यूटन मीटर किलोग्राम, आपको स्क्वायर इसका बताना है कि इकाई क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते ही पता चल गया, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियंत्रक, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो मैंने अभी आपसे बात किया था थोड़ी देर पहले, ओम मीटर, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है।
निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? देखिए एक ही है, तो यहाँ पे देखते ही पता चल गया बल और उत्क्षेप बल जो होता है वो एक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मीटर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका SI इकाई है? तो देखिए देखते ही पता चल गया होगा, मीटर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण का होता है, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे बताना है किसका SI इकाई न्यूटन है। तो यहाँ पे आपको देखना, यहाँ तो वजन और त्वरण बिल्कुल नहीं होगा, इस पे तो ध्यान, वजन द्रव्यमान बिल्कुल नहीं होगा। वजन का तो होगा सही है, लेकिन साथ में बल का भी न्यूटन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा तापमान का SI इकाई है? तापमान का क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, केल्विन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? देखिए जिसका राशि नहीं है तो देखते ही पता चल जाएगा कि त्वरण का भी है, दूरी का भी होता है, वेग का, लेकिन समय का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेयर होता है 1.01 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल, जो कि ए में दिया गया है। कार्य का मात्रक बताना है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। बल का क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। और शक्ति का क्या होता है? वाट। डाइन भी होता है, किसका होता है ये आपको पता होना चाहिए, बल का कि किसका, कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 दिया गया है, तो देखिए डेसिबल। डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता, जो कि बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, जो कि बिल्कुल सही है। समुद्री मील, नौ संचालन, बिल्कुल सही। डाबसन, देखिए डाबसन ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। डाबसन क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए। डाबसन जो होता है वो ऊपर जो परत होती हैं किसके, अंतरिक्ष आसमान में, ठीक है, उसकी मापन करता है, तो ये यहाँ पे गलत कर दिया गया है, तो ये ऊष्मा नहीं होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भार का SI इकाई क्या है? तो भार का SI इकाई ही न्यूटन होता है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बल का भी होता है न्यूटन, ये भी याद रखना है। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, मतलब या पावर -1 कहा गया है, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -1 संवेग का है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अब देखिए शक्ति आपसे पूछा गया है, उद्योग में शक्ति यहाँ दिया गया है, तो हो जाएगा अश्व शक्ति, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर 746, 746 की 746 वाट होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व जो दिया गया है इसकी इकाई नहीं है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है? तो प्रदीप्त का माप लक्स मीटर करके उपयोग करके किया जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेग का मात्रक है, तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। दोस्त अगर मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त जो कंटेंट आपको दिया जाएगा अगर वो पढ़ के चले जाएंगे तो 100% आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई समान है? तो ऊर्जा की इकाई समान है कार्य, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे आपको मिलान करना है कि क्या होगा सूची 1 से सूची 2 में। तो यहाँ पे देखिए त्वरण, त्वरण मैंने क्या बताया, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए का 3 में जाएगा। बल क्या होता है न्यूटन, बी 4 में जाएगा। कार्य कहाँ होता है जूल, और आवेग न्यूटन सेकंड होता है। तो ए का क्या हुआ, ए का हुआ 3 और बी का क्या हुआ, बी का हुआ 4। तो ए का 3 बी का 4, जो कि ऑप्शन केवल ए में दिया गया है। कोणीय विस्थापन का मात्रक, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। एक पारस्यक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो आपने पढ़ा है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, जो कि डी में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर क्या होता है, तो 1/10 के पावर 9। देखिए 1/10 के पावर 9 मीटर भी लिखा जा सकता है और 10 के पावर -9 भी लिखा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 पिकोमीटर के बराबर, तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो ऑप्शन 10 के पावर -12 मीटर हो जाएगा, और इसे 1/10 के पावर 12 भी लिखा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर जो होता है 1 जूल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी है? पास्कल दाब की है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैंडेला, तो कैंडेला किसकी होती है? तो कैंडेला होती है ज्योति तीव्रता की, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है पारस्यक इकाई है, तो पारस्यक है दूरी की इकाई, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो मैं वही प्रश्न कराता हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को फिर से मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अदिश राशि का उदाहरण है। तो अदिश राशि का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बल दिया गया है और त्वरण और संवेग, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों है सदिश, लेकिन जो तापमान दिया गया है यह एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? आपसे पूछा गया है। तो सभी राशियां सदिश आपसे पूछा गया कि हैं, तो वेग, बल, त्वरण, ये सभी की सभी क्या हैं? सदिश राशियां हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदिश राशि का उदाहरण है, आपसे पूछा गया है सदिश राशि का उदाहरण, तो बल आघूर्ण जो है ये सदिश राशि हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या है, आपको बताना है। तो शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के जो सदिशों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए वो न्यूनतम 2 होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 2 सदिशों का गुणनफल से प्राप्त राशि होता है। देखिए 2 सदिश से आप जब गुणा करेंगे तो आपको सदिश भी प्राप्त हो सकता है और अदिश भी प्राप्त हो सकता है, तो ये या बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अदिश को अदिश से गुणा करेंगे तो सदैव अदिश मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? समांतर चतुर्भुज आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए 2 बल प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि सी में दिया गया है। दोस्त इन सभी को आपको रट्टा मार के जाना है, क्योंकि पेपर में
हैं, आपके पास समय नहीं बचा है और यही आपकी जो मैराथन क्लास है सिलेक्शन दिलाएंगी। आगे बढ़ने से पहले हम त्वरण के बारे में बात करेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, तो आपको कहना है त्वरण। और त्वरण का जो फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय कहीं कहीं दिया जाता है, तो त्वरण बराबर क्या होता है b माइनस यू बटा टी। त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर सेकंड की पावर -1 बटा यस। जब ये यस ऊपर जाता है तो ये 2 बार हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मीटर सेकंड की पावर -2 इसका करेक्ट आंसर त्वरण का SI मात्रक होता है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु को गति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो निर्दिष्ट दिशा में जो गति होती है तो उनसे वेग कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ठीक है, समरूप कब कहा जाएगा? जब उसका वेग का मान और दिशा दोनों क्या होंगे? नियत होंगे, दोनों एक नियत होंगे तो समरूप कहे जाएंगे। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाल, दूरी और समय का सही संबंध, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि चाल बराबर होता है स्पीड बटा चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बताना है तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब, आपको बताना है कब? जब वह एक ही वृत्त में चल रहे हों। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होंगे जब वह एक वृत्त में चल रहे हों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का क्या होता है? जब विस्थापन समय के समानुपाती कब पाया जाता है? जब उनके वेग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मुक्ता अवस्था आपसे यहाँ पूछा गया है। मुक्ता अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपात होती है। तो किसके समानुपात होती है? गिरने के समय के वर्ग के समानुपात होती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने पर प्राप्त त्वरण निम्न में से क्या होगा? कुछ भी करना नहीं था, यहाँ पे भी केवल डिवाइड कर देना था। मैंने आपको इसका डिफिनेशन बता दिया है, तो 8 मीटर सेकंड हो जाएगा इसका त्वरण, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति आपको बताना है क्या होगी। तो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति क्या होती है? असमान गति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला है आपके सामने, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। ठीक है, जब वस्तु नियत वेग से चलती है तो वेग समय ग्राफ समय के समांतर होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे आपके सामने है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करेगा? ठीक है, अब देखिए शून्य त्वरण को प्रदर्शित अगर हम देखें, यहाँ पे ए बी जो कि शून्य को बिल्कुल गलत दिया गया है, सी डी ये भी शून्य को नहीं देगा, ये भी गलत दिया गया है, ए डी तो ये भी नहीं होगा। अगर शून्य को प्रदर्शित करेगा तो बी सी करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे, इसके बारे में मैंने आपसे बताया कि मैं मैराथन क्लास ले रहा हूँ। इसके पहले जो अभी आया था क्लास न्यूमेरिकल के, उसी में सभी को समझा दिया गया है। आगे है गति का दूसरा समीकरण,
और समय के बीच संबंध देता है। गद्य का दूसरा समीकरण किसके बीच तो स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो चाल तो हो जाएगा वेग, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो वेग, क्या एक ही निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में वेग के नाम से जाना जाता है। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय, तो वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि एक समान 15 का आंसर बताना है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कार का त्वरण शून्य, गलत हो जाएगा। कार का वेग शून्य, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है। देखिए यहाँ पर कहा गया एक समान तल वाली सीधी सड़क पर, तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कार जो है सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ेगी तो इसका वेग बदलेगा, ना कि त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। तो उसका जो त्वरण होगा, अगर एक समान से कर रही है तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे आपको भरना था, का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, दूरी और विस्थापन का उपयोग करके एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन और किसी दिए गए समय की उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का पता लगाया जा सकता है। किसका, दूरी और विस्थापन का प्रयोग करके, जो कि सी में दिया गया है। वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। वेग गुणे समय होता है विस्थापन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। विस्थापन का एसआई मैंने आपसे क्या बताया था, मीटर, ये भी आपको याद रखना है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, आपसे पूछा गया है, इसका आंसर बताना है। देखिए, अगर उसकी तय की गई दूरी शून्य है तो उसका विस्थापन जो होगा वो भी शून्य होगा। इसमें आपको समझने वाली कोई बात ही नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है। देखिए, जाने के बाद अगर वो वापस आ गया तो वो जो कार्य हुआ वो वस्तु में शून्य हुआ उसका, ये आपको याद रखना। उसका जो विस्थापन हुआ, वास्तविक विस्थापन, वो वस्तु का विस्थापन शून्य माना जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, ध्यान से पढ़ना है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें असमान गति होगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई 3 पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो t सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, 3 पिंड में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा t के पावर 3
E/2 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसी को मैंने डिफिनेशन दोस्त अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकल में तो मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही हो तो क्या होता है? तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। ठीक है, पर्यवेक्षक सापेक्ष के समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती है। ठीक है, लगातार बदलती है तो क्या होता है? तो उसे कहते हैं, वह कहा जाता है कि वह गतिशील है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय के में हुआ परिवर्तन है। अच्छा, यहाँ पे भरना है आपको। तो किसी वस्तु का जो त्वरण है इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मतलब सदिश राशि होता है, और सदिश है आपका वेग, संवेग, ये सभी के सभी सदिश राशि हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य त्वरण का अर्थ है, आपको बताना शून्य त्वरण का अर्थ। तो जो वस्तु की वेग होगा, जो वस्तु का वेग होगा वो स्थिर होगा, बिल्कुल स्थिर होगा, तो वही शून्य त्वरण का अर्थ होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो धनात्मक त्वरण का, जब स्थिर रहता है त्वरण तब शून्य होता है, और धनात्मक का मतलब होता है जब वस्तु का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गति का द्वितीय समीकरण आपको बताना है। तो गति का द्वितीय समीकरण होता है यस बराबर ut प्लस 1/2 AT²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु। देखिए, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है, ये आपको याद रखना है। वह भौतिक राशियां जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो कौन सी? दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोई पिंड वेग b के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन का अनुपात ये अनंत हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तो मूल बिंदु से गुजरते हुए यक्ष कक्ष को छूता है, तो पिंड का गतिशील। तो पिंड का गतिशील क्या होता है? बदलते हुए त्वरण से हो, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है। तो किसी वाहन की गति माप यंत्र जो बताता है तत्क्षणिक चाल को, उस समय की चाल को बताता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक समान त्वरण पर गति का समीकरण में कौन सा समीकरण सही होगा? ठीक है, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में तो हो जाएगा b बराबर u प्लस AT, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन क्या होगा? तो गति में परिवर्तन जो होगा वो -2u होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। कब?
जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या हों, नियत हों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में चाल एवं वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल एवं वेग दोनों चर रहते हैं। ठीक है, गलत होता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर रहते हैं और वेग चर रहते हैं, ये याद रखना है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वेग बी से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है तो उसे निम्नलिखित करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको बताना है इसमें। तो तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए व बी दोनों होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। कब? जब पिंड का त्वरण समरूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके? गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। मोटर गाड़ियाँ ए और बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। अब आपको बताना है यहाँ पे, देखिए ए का समान वेग से चली किंतु बी नहीं, ये गलत हो जाएगा। पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ये अधिक वेग तक चली, देखिए ये अधिक वेग तक चली, ये भी गलत है। यहाँ पे देखेंगे पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली, देखिए बी अधिक वेग से चली है ए की अपेक्षा, ये सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? आपको बताना है क्या प्रदर्शित करता है। तो ये जो करता है वो करता है एक समान त्वरण को, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं का जो त्वरण होता है वो समान होता है, समान त्वरण होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब क्या होगा आपको बताना है। तो वेग समय ग्राफ क्या होगा? रेखीय होगा। अगर आसमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, समान, तो वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, तो पिंड का जो त्वरण होता है वो प्रदर्शित जो करता है d² यस बाई dt², जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। दोस्त मैंने आपसे बताया कि न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे नहीं हल करवा रहा हूँ जो प्रश्न बनने, क्योंकि इसके पहले मैंने एक क्लास लगभग 35 मिनट के लिए है, उसमें जितने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे मैंने हल करवा दिया है। एक कण एक समान वेग से गतिमान है तो कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए समान वेग से अगर गतिमान है तो उसका त्वरण क्या होगा? उसका त्वरण शून्य हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? अभी आपसे मैंने बताया कि एक समान वेग से अगर चलेगी तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य हो जाएगा। मंदता का अर्थ, मंदता का अर्थ क्या होता है? मंदता का मतलब होता है आराम से, तो उसका जो त्वरण, सॉरी दोस्त, मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण है। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती है, तो वस्तु का आपको बताना है त्वरण क्या होगा, तो एक समान त्वरण होगा। किसी वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की माप क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है क्या?
त्वरण। त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा? पीछे के पहिए का घर्षण बल पश्चिम दिशा में होगा। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है। तो गति क्या होगी? अगर अक्ष के समांतर होगी तो गति एक समान होगी। आगे है समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में यह ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? देखिए समान, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल समान होगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। आपको बताना है एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है सरल रेखा, जो कि ए में दिया गया है। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे ऊर्जा से संबंधित जितने प्रश्न हैं, क्योंकि सिलेबस में ये भी है। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक, सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग है। ये भी याद होना चाहिए। और सभी प्रकार की ऊर्जा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा कैसे होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। ठीक, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलके क्या बनाती हैं? यांत्रिक ऊर्जा बनाती हैं। ठीक, अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं पहले आप समझिए एग्जाम्पल के द्वारा। गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। यम द्रव्यमान का कोई वस्तु अगर बी वेग से गतिशील है, जैसे यहाँ पे देखिए एक बच्चा है और बच्चा के हाथ में क्या है? एक धनुष है। धनुष उसने तीर को क्या है? छोड़ दिया। अब तीर को छोड़ दिया, तीर क्या है? जा रही है। अब ये गति, तीर क्या है? गति कर रही है, तो इसमें कौन सा होगा? गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। आगे हम स्थिर ऊर्जा अगर बात करें तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है तथा पृथ्वी की सतह से यच ऊंचाई के ऊपर स्थित हो तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से आप समझिए, अभी आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए एक बच्चा है, यहाँ पे क्या आप देखते हैं कि वहाँ पे उसने तीर को छोड़ दिया था, वो तीर जा रही थी, लेकिन यहाँ तीर वो क्या है? वो खींचे हुए तीर को पकड़ रखा है, तो ये स्थितिज ऊर्जा इसी को कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो mgh होता है। अब हम थोड़े आपसे बताएंगे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी ऊर्जा है। तो तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, छत से लटका हुआ पंखा, और आकार में बदलाव के कारण और शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वाइल स्प्रिंग के दबाने या फैलाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। बांध में भंडारित पानी जो है ये भी स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी वाली घड़ी या खिलौना ये भी स्थितिज ऊर्जा, और तना हुआ गुलेल ये सभी स्थितिज ऊर्जा हैं। अब गतिज ऊर्जा क्या है? जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई बस या ट्रेन, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, ये सभी क्या हैं? गतिज ऊर्जा। अब हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के उदाहरण। तो छत पर दौड़ता हुआ लड़का, ठीक है, ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। चलता हुआ पंखा, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, लुढ़कती हुई वस्तु और उड़ता हुआ पतंग, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति,
ये सभी क्या हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के उदाहरण हैं, और इसमें क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे किसमें क्या ऊर्जा परिवर्तन होता है, ये हम देखेंगे विद्युत सेल। तो विद्युत सेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर अगर बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन को बात करें तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और टरबाइन या डायनामो की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनरेटर या विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब को बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल को तो फोटो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और वाद्य यंत्र तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। बारिश बात करें तो ये स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड मैं प्रश्न देखूंगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो दोनों मिलते हैं तो कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड के संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो यहाँ पे हल्के पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। एक प्रयुक्त बाल तथा पिंड का विराम अवस्था एक दूसरे से 90 अंश पर बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि पिंड के विस्थापन एक दूसरे से 90 अंश पर बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, आपको बताना है, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 36 × 10 की पावर 5 जूल जो होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट जो काम करता है वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होगा वो होगा अदिश राशि। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गई है तो उसके नए संवेग का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो नए संवेग का मान 4 गुना होगा तो प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल का क्या उसी दिशा में विस्थापन होती है, तब जब उसी दिशा में विस्थापन होगा तो उसका जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित से हमें पता है यांत्रिक ऊर्जा बनता है, जो कि सी में दिया गया है। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान यम है तो p एवं e यम पदों के गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो p²/2m होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। एक हल्के एवं एक भारी पिंड को गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा, तो किसका संवेग अधिक होगा, तो भारी पिंड का जो संवेग है वो अधिक हो जाएगा। संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग संवेग कहलाता है। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। बिल्कुल सही, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है, तो आदर्श मशीन की जो दक्षता होती है वो n = 100% होती है।
तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों मारता है? तो क्योंकि वह घबरा गया है, गलत। क्योंकि इससे गेंद का लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, गलत। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। जब एक पिंड किसी आनत तल पर लुढ़कता है तो उसके पास क्या रहती है? तो उसके पास गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों रहती है। जब एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसमें जाती है? तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाती है वो बढ़ जाती है। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? तो इसे निश्चित रूप से नहीं कोई बल कहा जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो चौथाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब हम कवर करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल। तो पहले गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल में अंतर पता होना चाहिए। तो किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है। और दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर हो तब गुरुत्व बल लगता है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता है और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। ठीक है। यहाँ पे जो जी का मान होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 NM के पावर 2 और kg के पावर -2 और यहाँ पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि होती है और गुरुत्वीय त्वरण जो है यह एक सदिश राशि होती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा और पढ़ेंगे डिफिनेशन। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेंगे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेंगी। ये आपको याद रखना है। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराने पर भारी वाली पहले गिरेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो वह सिक्का उसके हाथ में गिरेगा। ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन अगर कह दिया जाए अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ती है तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुनी से अधिक कर देने पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है और पृथ्वी का घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण समान हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट और है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/6 होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बटा 6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? 0 होता है।
ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 यन है तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का भार क्या होगा। इसका फार्मूला क्या था, G/6। तो यहाँ लिखा था 600 यन और यहाँ 6 से हम भाग दे देंगे तो क्या आप कितना कहेंगे, 100 यन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट और आप यहाँ पे याद रखना है, पलायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और ना ही प्रक्षेपण कार्य पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर होता है और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर सेकंड होता है। सूर्य पर पलायन वेग 42 किलोमीटर सेकंड होता है और चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। चंद्रमा पर से देखने वाले अंतरिक्ष को कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे वायु विद्यमान नहीं है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है तो भार कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है ये गुरुत्वाकर्षण है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य गति करते हैं, ये ही नहीं है, यही समझाया नहीं गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक कमजोर बल है, आपको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को कमजोर बल के नाम की संज्ञा दी जाती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण नियंतांक जी का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच की दूरी करता है उनके द्रव्यमानों का गुणनफल, गुरुत्व स्थिरांक और उनके द्रव्यमानों का योग। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वीय बल जो है 4 गुणन में कम होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, तो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। याद रखना, उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है, जो कि सी में दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, ये सही है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है, ये गलत है। तो ये सत्य है जबकि बी असत्य है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंतांक जी का SI मात्रक क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर n m⁻², kg⁻², आंसर हो जाएगा। n m⁻², kg⁻², इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या परिवर्तन होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो उसके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होती है। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा। तो उनके बीच का बल 9 गुना हो जाएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो जो न्यूनतम होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है और अधिकतम होता है ध्रुव रेखा पर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इस
इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। 4 केवल 2 केवल 1 नहीं, प्रत्येक वस्तुओं की मौजूद होता है, परंतु जब तक इसे महसूस कब तक नहीं किया जाता है जब तक वस्तु के द्रव्यमान को बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग कवर करेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन 1687 में हुआ और न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम गैलीलियो का नियम कहलाता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ये पॉइंट आपको याद रखना। एग्जाम्पल, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री को आगे की ओर झुक जाना, ये पहला नियम है। रुकी हुई गाड़ी का अचानक चल पड़ने से यात्री को पीछे की ओर झुकना, और ये सभी दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों को गिरना, एक गिलास के ऊपर पेपर रखा और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा, और कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद का होना, ये सभी के सभी नियम हैं। किसके नियम है आपको पता चल गया, न्यूटन के गति के नियम हैं। न्यूटन का तीसरा नियम जो है उसे कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, बल हमेशा जोड़े में होगा या कभी अकेले में नहीं होगा, ये पॉइंट। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है, ये भी आपको याद रखना है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक के पीछे हटने का कारण चोट लगना, ये भी तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, और नाव में कूदने पर नाव को पीछे की ओर हटना, रॉकेट का उड़ना, ये सभी के सभी न्यूटन के तृतीय नियम के एग्जाम्पल हैं। मैं इसको बताना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एक एग्जाम्पल देके और पूछा जाएगा कि ये न्यूटन के कौन से गति का नियम है, तो इसके कारण मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कुछ प्रश्न हैं, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे का पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यम द्रव्यमान का कोई वस्तु जो त्वरण ये से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, यम गुणे ये होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है, तो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच का बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, तो मैंने कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो कि तीसरा गति का नियम कहलाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में आपको बताना है के गुण का उपयोग किया जाता है, तो हमें पता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का गुण का उपयोग किया जाता है जो कि डी में दिया गया है। घर्षण का बल द्वारा किया गया कार्य, तो घर्षण के बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो वह क्या है, तो वह है बल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई क्या बल ना लगा हो, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। झूले पर बैठे लड़के की गति, तो झूले पर बैठे लड़की की गति क्या होती है, आवर्ती गति होती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो यहाँ पे दिया गया है बल एक ही निकाय पर लागू होता है, गलत है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, गलत है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यही सही है, जो कि सी में दिया गया है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है, जो कि डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषय के तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे देखिए रॉकेट को लॉन्च करना, यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्योंकि रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो उसे देखते होंगे धुआं जो है पीछे की ओर कर जो तेजी से निकलता है वही आगे बढ़ाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब पीछे की तरफ हट जाता है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से गति का नियम है? तो ये भी कौन से नियम है? गति का तीसरा नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? मैंने आपको बताया न्यूटन के तृतीय नियम पर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो दोस्त ये 1 घंटे की मैराथन क्लास थी दोस्त। ये अगर इसे आप कवर कर लेंगे तो लगभग इसमें 3 से 4 टॉपिक कवर किया गया है। जो टॉपिक ज़्यादा प्रश्न छप रहे हैं उसी टॉपिक को इसमें रखा गया था है। और मैं आपसे बता दूं, और पूरा कंप्लीट करना है साइंस, तो जो 7 घंटे की मैराथन है उसे आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा और इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके अंदर का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा और आप 100% मैं आपको कहता हूं दावे के साथ पूरा का पूरा फिजिक्स कवर करके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।